सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम नवजोत शर्मा है। मैं गांव दमरोल की रहने वाली हूँ। मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुखाश्रय योजना चलाने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इस योजना से 16,000 रुपए राशि मिल चुकी है। मैंने मकान बनाने हेतु अपना आवेदन विभाग को भेज दिया है, जिससे मुझे 3 लाख रुपए राशि मिलेगी। अब मैं हायर एजुकेशन को अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हायर एजुकेशन में कहाँ जा रही बेटी? सौरभ हायर एजुकेशन के लिए आगे कर लो, नहीं तो आगे कर लो। आगे कहाँ पढ़ना चाह रहे हो? सर होटल मैनेजमेंट। +2 किया अभी? हाँ जी। अच्छा, होटल मैनेजमेंट है। उसकी फीस भी सरकार देगी, पता है आपको? यस सर। और आपको 4,000 रुपये पॉकेट मनी भी हर महीने मिलेगी, पता है? अभी ये बीच में नारे मत लगाओ। आपको पता है बेटा, आपको पढ़ाई के साथ 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी भी मिलेगी और साल में एक बार 15 दिन का एजुकेशनल टूर के लिए भी पैसे मिलेंगे। थैंक यू सर। शादी के लिए भी 2 लाख रुपया मिलेगा, जब होगी बड़े होगी। धन्यवाद। इसी योजना से एक अन्य लाभार्थी अभिषेक गांव डोगरी से है। हेलो, थैंक यू सर। मेरा नाम अभिषेक शर्मा, मैं गांव डोंगरी से। माइक नजदीक रखें, माइक मुख्य पता नजदीक रखें माइक। हेलो, मैं अभिषेक शर्मा गांव डोंगरी से। सुखाश्रय योजना से मेरे को 16,000 रुपए मिले हैं और मैं अभी घर बनाने के लिए भी आवेदन कर रहा हूं। उसके लिए आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ जी। आप क्या करते हो आप? सर कुछ नहीं। अपना काम शुरू करो और उसके लिए भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। पढ़ना चाहते हो? यस सर। तो पढ़ाई करो, उसकी फीस भी सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी और 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी देगी। अगर पढ़ने में अच्छे हो तो 27 साल तक पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार देगी। ठीक है सर, थैंक यू। और अब हमारे बीच में जो विशेष आपदा राहत पैकेज है उसके लाभार्थी भी यहाँ उपस्थित है। गांव पपला से मीना देवी गांव पपला से। नमस्कार सर, मैं मीना कुमारी कुपला गांव से आपका धन्यवाद करती हूँ कि गरीब का सहारा किया आपने। घर दिया था सर, मेरा पूरा घर गिर गया था और छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें हम कष्ट में आ गए थे सर। 3 लाख सर। आपको पता कितने मिलेंगे? 7 लाख सर। पानी का कनेक्शन भी मुफ्त में मिलेगा, ठीक है सर। बिजली का भी। और सर मैं क्वालिफिकेशन हुआ एमए और जेबीटी में, मुझे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए भी। वो तो बैच वाइज आ रही है ना? हाँ जी। टेस्ट के थ्रू होती है। थैंक यू। इसके बाद एक और जो लाभार्थी है राजेश कुमार कहमी से, इन्हें भी आपका रात को। मेरा नाम राजेश कुमार गांव का से है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा मकान जो है वो बारिश की वजह से पूरा मतलब खत्म हो चुका था। तो आपके द्वारा मुझे राशि दी गई, जिससे मैं मतलब मकान बनाने लायक हो चुका हूं। तो आप गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों का सहारा है। कम शुरू करूँ था कि नहीं सर, कम करना है अभी बैंक के चाहिए, फटाफट करा काम मिलने 4 लाख और। जी सर, जी सर। ठीक है, धन्यवाद। और एक और जो आखिरी लाभार्थी है ये गांव 2 से श्री बिलास चंद जी। इनकी जो तकसीम का मामला बड़े लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब ये सॉल्व हुआ है। सर नमस्कार, मेरा नाम निराज चंद, गांव 2 घोड़े तहसील से हूँ। मेरी आपने जो सर तकसीम का अभियान चलाया हुआ है, उसके तहत मेरी तकसीम जो है 2 महीने में हो गई।
इसके लिए मैं विधायक साहब सुरेश कुमार जी को और तहसीलदार साहब को बधाई देना चाहता हूँ। साथ में आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 2 महीने में मेरी तकसीम हो गई और इंतकाल भी हो गया। इसके लिए भोजन प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितने साल से नहीं हो रही थी? सर 30-35 साल से लटकी हुई थी। तो 30-35 साल से होगी ना? हाँ जी होगी। मिलेगी जगह खरीद खरीदी मकान का काम लायक रहा सर। जरा कितना धन्यवाद जी। तो इस पर आपने देखा कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मोदी हमेशा आम आदमी से सीधा संवाद करने में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि आज भी तमाम व्यवस्था पार्टी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब मैं ज्यादा वक्त जाया न करता हुआ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आए और अपने शुभ संदेश से हमें आदर करें। माननीय मुख्यमंत्री। हमारे इस क्षेत्र के 35 साल बाद बने हमारे साथी मित्र सुरेश कुमार जी, इस क्षेत्र के पहले विधायक रहे और आजकल कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पठानिया जी, जब ये क्षेत्र ओपन था तो यहां से एक बार कुलदीप पठानिया जी भी विधायक रहे थे। श्री रामचंद पठानिया जी, श्री विजय सिंह बनियाल जी, श्री विजेंद्र झा जी, यहां से कांग्रेस के यहां से आजाद प्रत्याशी पवन जी, राजीव मेहर जी, राजीव राणा जी, नरेंद्र बबलू जी, रमेश टोगरा जी, विक्रम जी, अतुल कोरोता जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी और इस क्षेत्र के आसपास के गांव से आए हुए माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अभी चुनाव होने वाले थे कि मैं कंजियाल की इस रैली में आया था और कांग्रेस से सुरेश कुमार जी हमारे प्रत्याशी थे और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप इस बार एक नौजवान को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनकर भेजिए, वो आपकी सेवा करेगा। और मुझे खुशी है, बहुत ही कम वोटों से 60 वोटों से वो चुनाव जीते, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ही मैंने तकरीबन जब से सुरेश जी विधायक बने 150 करोड़ रुपए के आज मैंने शिलान्यास किए, उद्घाटन किए और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी और एक ऐसे स्कूल का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहां बच्चों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह में हौसला हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा हो। उस प्रकार का आज पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शिलान्यास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। मैं अधिकारियों से पूछ रहा था कि ये कितने समय में आप बनाओगे। 1 साल के भीतर हमारे इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन को बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि जो काम शुरू किया जाए ना तो उसमें धन की कमी हो और स्पीड से हो, तीव्रता से हो, ताकि उसका सही लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक स्कूल में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करने जा रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं
कि तकरीबन जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक कुंठा रहती है। पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो आत्मविश्वास उन बच्चों के मन में ना रहे। गांव का, आम आदमी के परिवार का, गरीब किसान का बच्चा स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसी स्कूल में हम खेल कूद की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर हमने शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा तो जो भविष्य की चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने वाली है, पढ़ लिखकर जब बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करेगा तो उनके मन में कभी यह आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने जा रहे हैं। और आज जब मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास कर रहा था, जिसका टेंडर भी हो चुका है, तो मुझे खुद प्रसन्नता हो रही थी कि जो हमने सोचा है उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं और 102 करोड़ जगह पर ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ये हमीरपुर जिले का भाग्य ही है कि इस क्षेत्र से 2 मुख्यमंत्री मिले। एक मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये जिले का भाग्य ही होता है। और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैंने आम लोगों की आवाज को सरकार की आवाज बनाना है। इस दिशा से मैंने कार्य करना शुरू किया। जब मैंने पाया 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि सरकार आती है, सरकार जाती है, रूटीन में गवर्नमेंट आती है और बदलाव हो जाता है, हमने कहा कि हमें फैसले करने पड़ेंगे और हमने फैसले करने शुरू किए। और आज मुझे खुशी है, जो 40 साल पुराने कानून थे, 40 साल पुराने नियम थे, हमने उनको बदला और जिसका लाभ आज आम आदमी को मिलना शुरू हुआ है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम अभी जो तकसीम की बात कर रहे थे कि 35 सालों से मेरी तकसीम फंसी हुई थी। मैंने कानून का अध्ययन किया, मैंने पाया कि क्या कारण है कि 30 साल से ये तकसीम के जो मामले हैं ये सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने कानून में परिवर्तन कर दिया और कानून में परिवर्तन करने के बाद हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। और आज खुशी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में महीने के अंत में या महीने की पहली तारीख में जो हमारी राजस्व अदालत लगती है उसमें इंतकाल और तकसीम के मामलों का निपटारा किया जाता है। हमीरपुर में भी इंतकाल के 2227 मामलों का निपटारा किया गया और 277 केस जो तकसीम के कई सालों से फंसे हुए थे। हमेशा कहा जाता था कि ये जो तकसीम है ये दादे ने शुरू की थी और पोते के समय में इसकी खात्मे की कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कानून में परिवर्तन करके इन तकसीम और इंतकाल अदालतों के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में 65,000 मामलों का निपटारा किया। ये आम आदमी की सोच को, उनके नाम पर जो जगह काफी साल रजिस्ट्री के बाद पड़ी रहती थी, इंतकाल नहीं होते थे, उस सोच को हमने इन अदालतों के माध्यम से लागू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पास
फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। मेरे पास अधिकारी आए, अधिकारियों ने मुझे कहा कि प्रदेश में जो पैसे हैं वो तकरीबन इस महीने की सैलरी देने लायक ही है। अभी शुरू में मुख्यमंत्री बना, मैंने बोला कि भी करना क्या है, कहते कि कर्ज लेना है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। पहले ही हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे थे जब मैंने उनका कर्जे का हिसाब रखा। अभी 1 महीना ही हुआ था तो कहा इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अब बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है। हमने पूछा कि ये कर्जा इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमने भी जो 31 मार्च तक हमें कर्ज लेना था 2022-23 में, हमने उस कर्ज को उठाया। कर्ज की भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उसके आधार पर कर्ज लिया जाता है। पर मैंने उस दिन निश्चय किया कि हम इस कर्ज के बोझ को कम करेंगे और आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी हमने फैसले किए और 1 साल बाद जब उसका परिणाम आया तो हमारी अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पांव पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी अधिकारी की पे पर हर साल खर्च करते हैं। 10,000 करोड़ रुपया हम प्रत्येक वर्ष जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं। 6,000 करोड़ रुपया जो हमने कर्जा उठाया है उस कर्जे का इंटरेस्ट के लिए पे करते हैं और 6,000 करोड़ रुपया उस कर्जे की किस्त की अदायगी को हम पे करते हैं। विकास के लिए हमारे पास सिर्फ 14% ही बचता है। उसमें भी हमारे कई कार्य ऐसे होते हैं जो उन पर खर्च किया जाता है। हमने कार्यापत्ति को बदला और उन कार्यापत्ति के बदले हमें उसके सार्थक परिणाम नजर आने लगे। आप देखेंगे हमारा जो बजट होता है उसमें हमारी सरकार की झलक और आम आदमी की झलक नजर आती है। आने वाले समय में जो हम बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो गांव के लोगों से संबंधित बजट पेश करने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, गांव के लोगों की आय में कैसे वृद्धि की जाए, गांव के लोगों की जेब में कैसे पैसे मिलने चाहिए, उस दृष्टि से हम आने वाले बजट में योजना लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 90% हमारे लोग जो गांव में रहते हैं, अगर गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम एक जल्दी ही योजना लेकर आ रहे हैं। हमने 1 वर्ष में आर्थिक बदहाली के बाद भी प्रदेश में विकास की गति को नहीं रुकने दिया। कई नई योजनाएं शुरू की। अगर इस प्रदेश में आपदा नहीं आई होती तो हमारे विकास की गति और अधिक तीव्र होती, लेकिन आपदा आई, 4,000 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से उजड़ गए। हिमाचल प्रदेश में कोई कितना बड़ा भी धनवान क्यों ना है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है या दूसरा घर कई शहर के पास रखता है। बरसात में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ऐसी बरसात होती भी नहीं थी। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी देखते जानते होंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई। पाई पाई जोड़कर एक आम आदमी ने अपना घर बनाया होता है। उसे क्या मालूम था कि इतनी अधिक बारिश आएगी
और उसका घर उस भारी बारिश में बह जाएगा। तबाही का ऐसा मंजर पहले नहीं था। किसी तरह कुछ परिवार तो जान बचाकर भागे, कुछ परिवार उसी बारिश के बहाव में दबकर हम सबको छोड़कर चले गए। 550 के करीब मौतें हुई, 4000 घर बिल्कुल नष्ट हो गए, 16,000 परिवार सड़कों पर आ गया। मैं पूरे प्रदेश में घूमा, पर मेरे मन में उन 16,000 परिवारों को बसाने का दर्द था, पीड़ा थी कि किस तरह एक घर हम भी जानते हैं कैसे बनता है। और हमने पूरा प्रयास किया पहले उन आपदा प्रभावित परिवारों को किराए के मकानों में रखने का, फिर उनके घर बसाने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल विरोधी हम लोगों भाजपा अपने आप में ऐसे खड़े होगी जैसे कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार की मदद कर रहे हैं। हम तो आपदा प्रभावित परिवारों के लोगों के लिए आपसे मदद मांग रहे थे। बार बार कह रहे थे कि विधानसभा सेशन बनाइए। हमने कहा विधानसभा सेशन भी बनाएंगे। जब विधानसभा सेशन हुआ, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता से संबंधित प्रस्ताव पर वोट देने की बात आई, वो लोग उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। वो लोग चुपचाप बैठे रहे और हमने प्रस्ताव पारित किया। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, अपने गृह मंत्री से बोलिए। जिस तरह गुजरात में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, हम भी इस प्रदेश के 16,000 परिवारों के घरों को बसाना चाहते हैं, चलिए आप हमारे साथ। वो हमारा साथ देने नहीं आए। फिर भी हमने अपनी इच्छा शक्ति नहीं हारी और हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत का पैकेज दिया। और हमने उन लोगों के घर बसाने के लिए, आज भी केंद्र के कानून में सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। उन लोगों के घर बसाने के लिए हमने कानून बदल दिए, नियम बदल दिए और 1.5 लाख से बढ़ाकर उस सहायता राशि को 7 लाख रुपए किया। आज हम उनको 7 लाख रुपया दे रहे हैं। जिसका घर आंशिक रूप से टूट गया उसको 5,000 रुपया मिलता था, हमने उसमें भी नियमों में परिवर्तन किया और 1 लाख रुपया उस आपदा के समय जो नुकसान हुआ उस परिवार के लोगों को दे रहे हैं। जिसका पशु रह गया, गाय भैंस बहने पर हमने 55,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया कि गाय की अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसे हम 55,000 रुपया देंगे। तो हमारे मन में पीड़ा थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां फिर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। 3 सांसद चुनकर गए, 14 में भी चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर गए, 19 में भी 3 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के। एक सांसद की भी नहीं हिम्मत हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से जाकर यह अनुरोध करता कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई है, कृपया करके हिमाचल सरकार को मदद दीजिए। एक भी सांसद इस बात को उठाने में सक्षम नहीं था। जब चुनाव आएंगे आपके पास वोट मांगने आएंगे और निश्चित तौर पर वो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। एक सरकार जो आम लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है, जो आपकी पीड़ा और दर्द को समझती है, वो आपदा प्रभावित परिवारों के पास आर्थिक बदहाली के बाद भी, पैसे न होने के बावजूद भी उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं यही नहीं कहता, हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के इंटरेस्टों को बेच दिया। जो हाइडल प्रोजेक्ट लगते थे, जिस पानी से बिजली पैदा होती थी, एक नीति थी कि 12% फ्री बिजली पावर रॉयल्टी मिलेगी। उस 12% को सरकार बेचकर अपने राजस्व को बढ़ाती थी और आप लोगों की सेवा में लगाती थी। इस सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उन इंटरेस्ट को भी बेच दिया।
उन्होंने कहा कि आप हमारे पानी में प्रोजेक्ट लगाइए, इन्वेस्टमेंट लगाइए, हमें फ्री रॉयल्टी की जरूरत नहीं, और 50-40 साल तक उस फ्री रॉयल्टी को दे दिया। मैंने उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। धोला सिद्ध लुई सुन्नी में हमने कहा कि अगर आपने हमें फ्री रॉयल्टी नहीं दी, हम उन पावर प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे। और ये बात मैंने यही नहीं कही, ये बात मैंने दिल्ली में पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी के सामने भी रखी है कि इस पर आप जल्दी फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीबीएमबी से हमारे 4300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल का अधिकार बनता है, नहीं मिलना चाहिए। उसमें अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता अड़ा रहे। ये किस प्रकार की विपक्षी पार्टी है जो हिमाचल के हितों को ध्यान में न रखकर उसमें अड़ंगा अड़ाने लगी है। अभी हमारे आपदा के बाद 10,000 करोड़ रुपए का हमने क्लेम भरा है, 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। हमें मिलना है, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था हमें, क्योंकि आपदा से सड़कें बह गई, पानी बह गया, सब जगह बह गया, सड़कें बह गई, पानी की जो हमारी योजनाएं थी वो बह गई, बिजली के खंभे उजड़ गए। उसका पैसा बजट में प्रावधान किया होता है। ऐसा नहीं है कि इनको अपनी जेब से देना है, उसको भी रोक रहे हैं ताकि ये चुनावों के वक्त उसकी घोषणा कर सके। वो हमें मिलना है, पर रोक कर फायदा उनका नहीं होने वाला, आम आदमी को उसका नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा और 2032 तक आने वाले आज के 10 सालों बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इस प्रकार की नीतियां लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे स्कूल होंगे। आज प्रदेश में कैंसर के रूप में हम स्वच्छता क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कैंसर में दूसरे स्थान पर आता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर। नेशनल एवरेज में जो राष्ट्रीय औसत है, जिसमें कैंसर 0.6 के हिसाब से बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में 2.2 के हिसाब से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि कैंसर क्यों हो रहा है। हम कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमने आकर सबसे पहले सोचा और राज्य का पहला कैंसर इंस्टीट्यूशन हम हमीरपुर जिला में बनाने जा रहे हैं। आने से पहले ही मैंने उसके लिए 5 करोड़ रुपया उसकी डीपीआर के लिए सैंक्शन किए। 150 करोड़ रुपया खर्च होगा और इंडिया का सबसे अच्छा उनके मुकाबले का हम ये कैंसर इंस्टीट्यूशन हमीरपुर में बनाएंगे, ताकि हमारे लोगों को जब कैंसर के पेशेंट कैंसर हो जाए इधर उधर न भटकना पड़े। कहीं जाके जब कैंसर होता है घबरा जाता है, लेकिन आज कैंसर का भी इलाज संभव है, पर उसका पता सही समय पर लगे। पानी की क्वालिटी कैसे हो, आप पानी पीते हैं कितना क्लोरीन होता है, कितना ब्लीचिंग पाउडर होता है, सब्जी में भी उसका टेस्ट आता है। ये सब बीमारी के घर है। हमारी सरकार आर्थिक तंगी के बाद भी आपको स्वच्छ जीवन देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने कार्यक्रम को सरकार गौर के द्वार आपके पास लाया है। हमने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं, सरकार गौर के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या किया और किस तरह हमारा विरोध कर रही है। ये पार्टी हिमाचल विरोधी भाजपा बन गई है। इन्हें तो खड़े होना चाहिए था जब मुसीबत आती है, हर चीज बुलाकर खड़े होना चाहिए, खड़े नहीं हुए और आज भी ये घबराते हैं। लेकिन हम आम लोगों के लिए आए हैं। पहली बार किसानों को, मैं पशुपालकों को बताना चाहता हूं, एक ही बार में मैंने 6 रुपये प्रति लीटर दूध का रेट बढ़ा दिया। 32 रुपये से उसको बढ़ाकर 38 रुपये कर दिया और आने वाले समय में और अधिक रेट बढ़ाएंगे ताकि जो पशुपालक है उनको घर बैठकर आय हो।
कई योजनाएं हमारी पाइपलाइन पर है। कितनी विधवाएं हैं जिनके बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए भी योजना लेके आ रहे हैं। हम अनाथ बच्चों के लिए जो सुख आश्रय योजना लेकर आ रहे हैं। योजनाएं सोचना अलग बात है, जब धरातल पर आती है असली खुशी तब मिलती है। हमने योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना 1 साल पहले सोची थी कि अनाथ बच्चे जो होंगे, जिन्होंने अपनी माता को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उनके मन में क्या बीतता होगा जब माता पिता उनके साथ नहीं रहते होंगे। हमने उन अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लाई। इस योजना के माध्यम से बच्चा 27 साल तक पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई नहीं करना चाहता तो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके लिए उसको धन भी मिलेगा। और अधिक पढ़ाई करने के लिए अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पूरी फीस सरकार देगी और 4,000 रुपये महीने की पॉकेट मनी भी सरकार देगी। इस प्रकार की योजनाएं हम आम आदमी के लिए ला रहे हैं। अंत में मैं इसी के साथ आपको सुरेश कुमार जी ने कुछ मांगे रखी है कि एक तो सब तहसील झाऊ की बात की है, काफी बड़ा झाऊ तहसील है, तो सब तहसील झाऊ को मैं देने की घोषणा करता हूं। पुलिस चौकी नदरौर में इन्होंने कहा है, उसको भी हम इनको देते हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल बरेली में बनाने की बात की है, उसको भी देने की मैं घोषणा करता हूं। समीरपुर स्कूल जो +2 है, या बच्चे ज्यादा है, या साइंस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की घोषणा करते हैं। LW लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है नदरौर तट्टा, उसके लिए भी पैसे इनको पैसे उपलब्ध करवाएंगे और उसकी DPR भी जल्दी बनाएंगे। पीजी क्लासेज है, जो इन्होंने कहा है कि MA हिंदी की 2 पीजी क्लासेस की बात की है, उनको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। और कल्याण में IPH का सब डिवीजन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे आपका धन्यवाद करता हूं। इस आशा के साथ आने वाले लोकसभा चुनावों में आपने आकलन करना है और निश्चित तौर पर यह फैसला करना है कि आम लोगों की सरकार कौन सी है जो आपके दर्द को समझती है। वो कौन से लोग थे जब आपदा आई उन्होंने इस सरकार का विरोध किया, आपदा के प्रभावित परिवारों के लोगों का विरोध किया। यह आकलन आपने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा प्रेमचंद रिटायर्ड इंस्पेक्टर वो यहाँ स्टेज के ऊपर आए। अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, प्रेमचंद जी जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये सभी लोग हैं। प्रेमचंद रिटायर्ड इंस्पेक्टर, अशोक कुमार रिटायर्ड कैप्टन, कृष्ण कुमार उर्फ कमल किशोर, शमी कुमार, शक्ति चंद, नीलचंद, रमेश चंद जरियाल रिटायर्ड ASI हिमाचल पुलिस और राष्ट्रपति के अवार्डी है। राष्ट्रपति ने इनको ज्वाइनिंग वालों को लाओ। ज्वाइनिंग वाले कोई बुला रहा हूँ। और रमेश चंद जी, समी कपूर जी, नवीन कुमार, रमेश जवाहर रिटायर्ड, अशोक कुमार जी, रमेश जी, इनो प्रधान सदा पहले इनो जो BDC की एक अनाउंसमेंट करनी है तक BDC की रचना शर्मा जी, वो भी हमारे BDC की विधायक की BDC, संतोष कुमारी BDC वाली, पूजा कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत बोरंज, चमनलाल प्रधान ग्राम पंचायत जामू, नीलम कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत लुपर महादेव, अमनदीप प्रधान ग्राम पंचायत जामू और भिवानी चमनलाल बजौड़ा। BDC की रचना शर्मा, इधर आओ। संतोष कुमारी BDC की, पूजा देवी प्रधान ग्राम पंचायत बोरंज, चमनलाल प्रधान ग्राम पंचायत जामू। जल्दी से जल्दी ऊपर आए मेहरबानी, पुलिस वाले कृपया करके उनको अंदर